Students, it's me, Rashidu, Professor of Mathematics. Today I'm here to teach you mathematical induction, binomial theorem, and binomial series. So this is one of the most important topic. The first topic related to this chapter is mathematical induction. In mathematical induction, we have three steps. बेसिकली किसी भी इक्वेशन को या थ्योरम को प्रूव करने के तीन मेथड होते हैं. उनमें से एक मेथड आपके पास मैथमेटिकल इंडक्शन का है और उसके रूल्स क्या हैं, स्टेप क्या है कि आपने जो भी आपको इक्वेशन दी जाए फॉर द वैल्यू ऑफ एन, तो आपने चेक करना है कि वो क्या एन की वैल्यू 1 के लिए ट्रू है. इसी तरह आपने चेक करना है कि एस ऑफ के लिए ट्रू है वेयर के इज एन, जनरल फॉर्म है बेसिकली. फिर आपने उसको ट्रू करना है एस ऑफ के प्लस 1 के लिए, जबकि एस ऑफ के ट्रू हो. एस ऑफ के प्लस 1 के लिए आपने उसको ट्रू करना है, जबकि आपने सपोज करना है कि एस ऑफ के ट्रू है. तो ये तो थे तीन स्टेप मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए. अब आप देखिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि पेपर में अपेयर होते हैं. तो पहला जो क्वेश्चन मैंने कंसीडर किया है जो कि अपेयर हो चुका है बोर्ड के एग्जाम में भी और इंडी टेस्ट एग्जाम में भी, तो वो ये है कि ये आपके पास एक सीरीज दी हुई है 1 + 5 + 9 up to 4 - 3. अगर आप इस सीरीज को गौर से देखें तो ये अरिथमेटिक सीरीज बन रही है क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपके पास 4 का है. तो आप इसका nth सम भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने वो नहीं निकालना. हमने क्या करना है, हमने इन ऑप्शन में से ट्रू ऑप्शन बतानी है यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शन. तो पहले आप n को 1 पुट करें. जैसे ही आप n को 1 पुट करते हैं तो 4 × 1 - 3, तो ये रिजल्ट आता है 1 इसकी nth टर्म से. तो दूसरी तरफ भी आपके पास क्या आना चाहिए 1. तो जब आपने यहाँ पे 1 को पुट किया 2 - 1, ये भी ऑप्शन ठीक है. जब आपने यहाँ पे 1 पुट किया 3 - 1 2 हो गया, 2/2 अगेन 1, तो ये भी आपके पास रिजल्ट ट्रू हो गया. फिर अगर आप n को यहाँ पे 1 पुट करें तो भी आपके पास 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये भी रिजल्ट ट्रू हो गया. एंड इन दी एंड अगर आप यहाँ पे 1 पुट करें तो 2 - 1 1, यहाँ पे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा. चारों ऑप्शन ट्रू है. तो अब आप देखिए, अब आपने क्या करना है, अब आप n1 नहीं, अब आपने अगले स्टेप पे चले जाना है. n = 2. आप 2 के लिए चेक करें. तो जब आप 2 के लिए पुट करेंगे 2⁻², 4 - 1 दैट इज 3. तो ये 3 नहीं है. अब जब आप 2 के लिए कर रहे हैं तो देखें पहली दो टर्म्स का सम कितना आता है जी 1 + 5 6. अब अगर आपके पास जो भी टर्म n की वैल्यू 2 के लिए 6 देगी वो आपके पास राइट ऑप्शन होगा. तो देखिए पहली ऑप्शन ए तो गलत हो गई क्योंकि ये 6 नहीं आता. जब आप इसको पुट करेंगे 3 × 2 6 6 - 1 5 5 × 2 ओके 2 से कैंसिल हो गया 5 आ गया. इट इज नॉट अगेन 6, तो ये भी गलत हो गया. 2 की पावर 2 4, ये भी गलत हो गया. अब आप इधर देखिए 2 × 2 4 4 - 1 3 3 × 2 6. So this option is the right option. तो D आपके पास राइट ऑप्शन है. तो ये MCQ मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि आप देखें यहाँ पे 1 के लिए सारी ही ऑप्शन ट्रू होती है. फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है जी 1 के लिए तो ट्रू है. तो हमने तो मैथमेटिकल इंडक्शन में तो आपकी पहली स्टेटमेंट पहला स्टेप यही है कि आप 1 पे चेक करें. तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने 1 पर ही चेक करना है. अगर 1 पे आपको डाउट हो रहा हो तो फिर आप 2 पे चले जाइए. और इसी तरह आपके किसी भी दूसरे क्वेश्चन के लिए इसको यूज कर सकते हैं मेथड. द नेक्स्ट वन, अगर आपको ये सीरीज और इक्वेशन आपको गिवन है और आपसे कोई भी टर्म पूछ ली गई है दूसरी तीसरी चौथी, तो आप इजीली उस टर्म को भी फाइंड आउट कर सकते हैं. आपने क्या करना है कि जो आपके पास इक्वेशन दी गई है आपने इसकी nth टर्म उठा लेनी है. आप देखिए सेकेंड टर्म मुझे फाइंड आउट करनी है. इसकी कौन सी टर्म? सेकेंड में आपके पास n की वैल्यू क्या होगी 2. तो अब आप देखें ये आपके पास nth टर्म है
आप n की जगह पुट करें 2, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, तो पहली टर्म 3 होनी चाहिए जी, इसमें 3 है इसमें 3 है, बाकी कैंसल। अब इन दो के दरमियान देखेंगे कौन सी राइट आंसर है। 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 3 और 5, ओके द बीटा इज द राइट ऑप्शन। तो ये आपके पास राइट ऑप्शन हो गया। नाउ another case for the mathematical induction, n square greater than n plus 3, ट्रू होगा फॉर ऑल। आपने इन चार में से कोई एक ऑप्शन बतानी है कि किसके लिए ट्रू हो सकता है। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ओके जी चेक करें, यहां पे 2 पुट करें, 4 ग्रेटर देन 2 प्लस 3 5, तो 4 बड़ा नहीं होता 5 से, तो ये तो फॉल्स हो गया, तो ये कंसीडर नहीं करेंगे आप। n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, और 3 प्लस 3 6, तो 9 बड़ा होता है 6 से, ये ट्रू हो गया। अब n ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 4 पुट करें, 16 7, ये भी ट्रू हो गया, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूं तो 0 बड़ा होता है 3 से, नहीं ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में से देखें आप, जो लीस्ट पॉजिटिव नंबर होगा आपने उसको यूज करना है, क्योंकि अगर वो 3 पे ट्रू है तो मैंने क्या लिखा है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, अगर 3 पे ट्रू है तो 3 से बड़े जितने भी नंबर है इस इनइक्वालिटी में बता दिया गया उस पे भी ट्रू है, इसका मतलब 3 से बड़ा तो 4 भी है, तो ये इसी के अंदर आ गया। इसलिए जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर है वो है जी बीटा, दैट इज बीटा इज द राइट ऑप्शन। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये कैसे आपने एक्यूरेट आंसर बताना है। तो एंट्री टेस्ट में ऐसे ही आता है, बहुत क्लोज ऑप्शन होती है, तो आपने मोस्ट एक्यूरेट, अप्रोप्रिएट और प्रायोरिटी को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन के ऑप्शन को देखना होता है। ओके, हु इन्वेंट मैथमेटिकल इंडक्शन, दैट इज फ्रांसिस्को मोरेलिको, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ, ये उसकी डेट ऑफ डेथ। ओके, मेथड फर्स्ट टाइम यूज्ड टू प्रूव दैट, इस मेथड को पहली दफा कब इस्तेमाल किया गया, क्यों इस्तेमाल किया गया। That are in odd integers 1 3 5, this is odd, this is positive integers 1 plus 3 plus 5 plus so on 2n minus 1, which is equal to n square. For this series equation we used mathematical induction first time. Okay, now third note, n square minus n plus 41 where n belongs to natural number। ये जो आपके पास nth टर्म लिखी हुई है ये प्राइम नंबर के लिए लिखी हुई है, लेकिन ये जो प्राइम नंबर का सेट आपके पास आएगा ये आपके पास आएगा 41 और 41 से बड़े प्राइम नंबर्स के लिए। तो आप n की वैल्यू यहाँ पे ऑलवेज रिप्रेजेंट अ प्राइम नंबर व्हिच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 41। तो जब आपने n को 1 पुट किया तो 41 आ गया, n को 2 पुट किया 43 आ गया, n को 3 पुट किया तो 47 आ गया, एंड सो ऑन। और एक ये क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है कि 3 रेज़ टू पावर n में क्या इवन नंबर आता है या नहीं किसी भी इंटीजर के लिए। तो आप देख लें, देयर इज नो इंटीजर फॉर व्हिच 3n इज इवन। आप n को 1 पुट करें 3 आ गया, आप n को 2 पुट करें 9 आ गया, आप n को 3 पुट करें 27 आ गया। तो आप देख सकते हैं 3 9 27 अप टू सो ऑन, no even number exists. Now the next topic is binomial theorem. What is the binomial theorem statement? We have a plus x raised to power n, n0 an plus n1 an minus 1x, so on the last term nn x है। You can see here कि जो आपके पास पहली टर्म है उसकी जो इंडेक्स या एक्सपोनेंट है वो n है, और हर अगली टर्म में उसकी जो पावर है वो रिड्यूस होती जा रही है। यहाँ पे n-1 है, उससे अगली टर्म में n-2 होगा, उससे अगली टर्म में n-3 होगा, और इन द एंड जो आपके पास इस टर्म में आएगा वो आएगा n-n। तो आपको पता है n-n क्या होता है, 0 होता है। किसी भी वेरिएबल की पावर जब 0 हो जाती है तो 1 के बराबर आ जाती है। ओके,
अब आप देखें जो आपके पास सेकेंड टर्म है एक्स, तो इसमें पहले इसकी पावर 0 है, फिर 1, फिर 2, फिर 3 अप टू सो ऑन, यहां तक कि इसकी पावर अब n हो गई है। तो इसको समीशन फॉर्म में लिखा जा सकता है, जो कि मैंने लिखा हुआ है। तो यहां पे देखिए n0 n1 अप टू सो ऑन nn, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहलाते हैं आपके पास। इसके ऊपर मैंने चैप्टर नंबर 7 में भी आपको बताया था जब मैं कॉम्बिनेशन पढ़ा रहा था, क्योंकि ये बेसिकली कॉम्बिनेशन से ही रिलेट करते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज मैंने वहां पे बता दी थी, कुछ यहां पे बता देता हूं, कुछ रिपीट हो जाएगी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, यू नो बेटर, दैट इज n factorial r factorial n minus r factorial. The second one, this is the definition of the complementary combination. वहां पे आपने क्या पढ़ा था इसको, that is NCR NCn minus r, ये दोनों सेम है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन को 3 डिफरेंट वे में लिखा जा सकता है, और मैंने बताया था कि बोर्ड में भी काफी दफा वो एमसीक्यूज अपेयर हो चुका है। और कुछ वैल्यूज है जो आपको मेमोराइज होनी चाहिए, रिमेंबर होनी चाहिए। NC01 है, NC1 है, NCN1 है, और इसी तरह NC2 भी आपको NC0 से लेके NC4 तक वैल्यू स्टूडेंट याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन की ही एप्लीकेशन है। NCR इक्वल टू NCn माइनस r, अगर NC2 हो जाए तो NCn माइनस 2 हो जाएगा, तो ये लिखा हुआ मैंने। नेक्स्ट, NCx इज इक्वल टू NCy, अगर ये बराबर है तो x और y आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। पास्कल आइडेंटिटी, ये भी आपको मैं बता चुका हूं। वहां पे आपने क्या पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 में, nr प्लस nr माइनस 1, इन दोनों में एक ऐड कर देना n प्लस 1, और इन दोनों में से बड़ा वैल्यू उठा लेंगे r। तो आप देखिए इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ओके, अब ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, इसमें जब आप बेसिकली इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट आते हैं और ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट आते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम क्या है, ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम क्या है। तो ये आप बता सकते हैं कि इवन का सम और ऑड का सम दोनों के लिए आपके पास क्या है, 2 raised to power -1। इसको मजीद भी डिवाइड किया जा सकता है, कैटेगराइज टाइप, या इसकी मजीद पार्ट्स भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन अभी आप इसको एज इट इज ही रिमेंबर करें। द नेक्स्ट वन, सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट। जो आपके पास बाइनोमियल कोएफिशिएंट आते हैं उसमें जो इवन का सम है वो ऑड के सम के बराबर होता है, जो कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है मैथमेटिकली। ओके, सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू व्हाट, 2 raised to power n। ओके, अब आप देखें नेक्स्ट जो आपके पास है प्रॉपर्टी, द नंबर ऑफ द टर्म्स इन द एक्सपेंशन a प्लस एक्स n इज 1 ग्रेटर देन n। फॉर एग्जांपल आपके पास a प्लस b का स्क्वायर है, तो स्टूडेंट इसकी जो नंबर ऑफ टर्म्स होगी वो क्या होगी, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप देखें यहाँ पे इंडेक्स कितना है, एक्सपोनेंट कितना है, 2, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एक ज्यादा। तो जो भी इंडेक्स या एक्सपोनेंट होगा आपके पास एक्सपेंशन में, दैट इज एक्सपेंशन, तो इसकी जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो इसकी पावर से एक ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल मैं एक एमसीक्यू पूछ लेता हूं, a प्लस वाई रेज टू पावर 7, हाँ जी, इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस एक्सपेंशन की, क्योंकि पावर 7 है इसलिए इसकी नंबर ऑफ टर्म्स 8 हो जाएगी। Sum of the exponent of a and x in each term of the expansion is equal to n। इक्वल टू n भी कहा जा सकता है, इसको एक्सपोनेंट भी कहा जा सकता है, इंडेक्स भी कहा जा सकता है। ओके, आप देखें यहां पे जो पहली टर्म है, अगर आप x को यहां पे लिख लें 0 पावर के साथ, इन दोनों का सम लें, आपके पास n के बराबर आएगा, यहां पे 1 है, इन दोनों पावर्स का सम लें, -1 + 1 खत्म, पीछे क्या रह गया, n। इन दी एंड n माइनस n क्या हो गया, 0 हो गया। इन दोनों का सम लें, जितनी भी टर्म्स आपके पास है, हर टर्म्स का जो एक्सपोनेंट है जब आप उनका सम अप करेंगे तो आपके पास इक्वल टू इंडेक्स आएगा, दैट इज इक्वल टू n।
Okay, the next property, the exponent of a decreases from n to 0. ओके, अब आप देखें जो आपके पास एक्सपोनेंट ये इंडेक्स है, यहां पे देखें n है। अब ये क्या हो रहा है, हर अगले टर्म में ये डिक्रीज हो रहा है। सबसे पहले ये इंडेक्स के बराबर है, उससे आगे n-1 अप टू सो ऑन, कहां तक चला गया, ये a की पावर 0 आ गई। तो ये लिखा हुआ है द एक्सपोनेंट ऑफ a डिक्रीजेस फ्रॉम n टू 0। कुछ ये भी कर लिख देते हैं, पेपर में ये भी आ जाता है, एक्सपोनेंट ऑफ a डिक्रीजेस फ्रॉम इंडेक्स टू 0 बिकॉज n इज इक्वल टू इंडेक्स। On the other hand, the second variable which used in the expansion, that is x. अब इस x में क्या होगा, क्या आपके पास 0 से इंक्रीज हो रहा है कहां तक, n तक। The exponent of x increases from 0 to n to get any specific term. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने कोई भी स्पेसिफिक टर्म फाइंड आउट करनी है, जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है किसी भी एक्सपेंशन में, तो उसका जनरल फॉर्मूला ये है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन आर ए एन आई माइनस आर एक्स आर। और इसमें एक और प्रॉपर्टी मैं ऐड करता जाऊं, आर प्लस 1 टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द एक्सपेंशन ए प्लस एक्स रेज़ टू पावर एन, इसकी आर प्लस 1 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द ए प्लस एक्स एन एक्सपेंशन में से। और अगर इनको मैं चेंज कर दूं, ए प्लस एक्स को मैं एक्स प्लस ए लिख दूं, ए प्लस एक्स को एक्स प्लस ए लिख दो, तो इसकी आर प्लस 1 टर्म एंड से और एक्स प्लस ए की आर प्लस 1 टर्म बिगिनिंग से सेम होगी। तो अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए स्टूडेंट, ये जो टी आर प्लस 1 है, इसमें मैं कुछ आपको क्वेश्चन बता देता हूं। For example, we have a general term TR plus 1 NR A N minus R XR। तो मैं लिख देता हूँ जी x plus y raised to power 12। तो मैं पूछ सकता हूँ क्वेश्चन, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस एक्सपेंशन, आप देखिए क्या है 12 पावर, तो एक ज्यादा 13 टर्म्स बनेगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ टर्म निकालेंगे। फिफ्थ टर्म क्या है, तो आप निकाल सकते हैं, इसमें पुट करें, आर की वैल्यू क्या लेंगे 4, एन की वैल्यू क्या है 12, ए क्या है x और y x के बराबर पुट करेंगे। ओके, फिफ्थ टर्म आ गई, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो आप देखें 2 की पावर n आपके पास है, तो ये आपके पास 2 की पावर 12 हो जाएगी, अभी मैं बता के जा चुका हूं। ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म, फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट x, ये पूछा जा सकता है सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ y की पावर 5, y की पावर 5 के साथ जो भी x आएगा, जो भी नंबर होगा वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। इसी तरह आपके पास x के लिए पूछा जा सकता है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब है कि x की पावर 0, वो टर्म उठाएं जहां पे x की पावर 0 होगी। तो ये मुख्तलिफ क्वेश्चन है आपके पास, इसमें मिडल टर्म भी पूछी जा सकती है, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मिडल टर्म के हवाले से। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपने स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मिडल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन? If a binomial expansion is given to you a plus x raised to power n and n is even,
then you have only one middle term, and that is n by 2 plus 1. And if n is odd, then you have two middle terms. For example, let's suppose a plus x raised to power 6. You can see here n is even, then you will use this formula n by 2, that is 6 by 2, 3 plus 1. So fourth is the middle term. Okay, another question, if a plus x raised to power 7, how many middle terms this expansion have? Because n is odd, then we have two middle terms using this technique. That is n plus 1, 7 plus 1 by 2 and 7 plus 3 by 2. तो ये हो गया आपके पास 4 और ये आपके पास हो गया 5. तो fourth and the fifth term or the middle term in the expansion a plus x raised to power 7. Okay, a plus x raised to power 5. What is the sum of the binomial coefficient? ये सवाल पूछा जा सकता है. The second one, okay, अगर मैं ये आपको बता दूं, sum of binomial coefficient. Sum of binomial coefficient का फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n, 2 की पावर 5, दैट इज इक्वल टू 32. इसमें स्टूडेंट करते क्या है, ये आपके पास ट्रिक है, आपने इस ट्रिक को यूज करना है. आपने सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट को फाइंड नहीं करना. बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट को फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आता है फिर सम करते हैं, फिर रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट के बराबर आता ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मिस्टेक कर जाते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट को फाइंड आउट करते हुए. तो ये एक मुख्तसर सी टेक्निक है. आपने क्या किया, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट को 2 की पावर 5 ये टेक्निक अडॉप्ट करके फाइंड आउट कर दे. ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच हैज अपीयर्ड इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज. ये आपके पास स्टूडेंट बाइनोमियल एक्सपेंशन है. आपसे जो टर्म पूछी जाती है वो एंड से पूछी जाती है. लेट्स सपोज मैं पूछूं pth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस एक्सपेंशन. pth टर्म में पहली टर्म हो सकती है, दूसरी हो सकती है, तीसरी हो सकती है, चौथी हो सकती है, कोई भी हो सकती है. लेट्स सपोज हम तीसरी टर्म ले लेते हैं. pth टर्म को हम क्या लेते हैं, थर्ड टर्म. हमने एंड से तीसरी टर्म फाइंड आउट करनी है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बिगिनिंग वाली तो जनरल टर्म आपको पता है. बिगिनिंग में तो आप ये फार्मूला अडॉप्ट करते हैं टी आर प्लस 1 वाला, एन आर ए एन माइनस आर और एक्स आर. इससे बिगिनिंग टर्म तो कोई भी निकाली जा सकती है, लेकिन अगर एंड से पूछी जाए तो क्या, तो ये टेक्निक है. pth टर्म फ्रॉम द एंड, किसी भी एक्सपेंशन की एंड से अगर कोई टर्म पूछी गई है तो बेसिकली क्या होगी, n माइनस पी प्लस 2 फ्रॉम द बिगिनिंग. तो आपने इसमें n और p की वैल्यू पुट करनी है, आपके पास बिगिनिंग वाली टर्म आ जाएगी. तो अब आप देखें, pth टर्म फ्रॉम द एंड आपसे पूछी गई और pth टर्म मैंने क्या है, थर्ड टर्म आपने एंड से बतानी है इसकी. तो थर्ड टर्म अगर एंड से बतानी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, 5 माइनस 3 प्लस 2. तो 7 में से 3 गया 4. तो फोर्थ टर्म आप बिगिनिंग से निकाल ले, बजाय इसके कि आप एंड वाली टर्म निकालें. तो बिगिनिंग से टर्म निकालने का ये तरीका आपके पास है ना. तो अगर आप इसमें वैल्यू पुट कर दें, आपने फोर्थ टर्म निकालनी है, इसमें आर की वैल्यू 3 हो जाएगी, एंड 5 है. तो ये हो गया 3 प्लस 1 4, एन की जगह 5, आर की जगह 3. ए आपके पास क्या है, ए ही है, एन माइनस आर दैट इज 5 माइनस 3, और एक्स ही है, और एक्स के ऊपर आर आया हुआ तो आर की वैल्यू 3 आप ले लें. तो ये आपके पास आ गई फोर्थ टर्म. अब इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. तो एक्स क्यूब का ये कोएफिशिएंट है. ये भी सवाल पूछा जा सकता है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर. तो ये 5 3 और एक्स क्यूब आपके पास आ गया. ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर एक्स क्यूब, या व्हाट इज द बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर.
व्हाट इज द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। जब बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात होगी तो फिर ये सिंपल 5 3, जब कोफिशिएंट की बात होगी तो फिर ये 7 ये भी आ जाएगा। तो होपफुली कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बाइनोमियल सीरीज। व्हाट इज बाइनोमियल सीरीज? जब आपके पास ये एक्सटेंशन है बाइनोमियल थ्योरम की, बाइनोमियल थ्योरम फाइनाइट है और ये इनफाइनाइट है। इसमें बाइनोमियल थ्योरम में आपके पास जो इंडेक्स है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, उसमें नेगेटिव पावर नहीं आती, उसमें फ्रैक्शन नहीं आती। लेकिन ये जो बाइनोमियल सीरीज है इसमें आपके पास फ्रैक्शन भी आती है, इसमें आपके पास नेगेटिव नंबर भी आते हैं। तो ये रेशनल नंबर को बिलोंग करता है। रेशनल नंबर बिलोंग मीन इट हैज फ्रैक्शन एंड एज वेल एज द नेगेटिव इंटीजर्स। Binomial series is infinite series when n negative integer are fraction, then binomial coefficient का कोई मतलब नहीं होता। binomial coefficient रिलेट करते हैं कॉम्बिनेशन से। कॉम्बिनेशन में क्योंकि फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन और नेगेटिव नंबर का कॉम्बिनेशन नहीं फाइंड आउट किया जा सकता, इसलिए बाइनोमियल सीरीज में जब आपके पास नेगेटिव नंबर आ जाते हैं या फ्रैक्शन आ जाते हैं तो ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है ये मीनिंगलेस हो जाता है। नेक्स्ट, जनरल टर्म ऑफ द बाइनोमियल सीरीज। देखिए जैसे आपने ये जनरल टर्म पढ़ी बाइनोमियल थ्योरम के लिए, ये है आपके पास बाइनोमियल सीरीज के लिए। अगर कोई भी आपके पास सीरीज आ जाए आप उसकी जनरल टर्म क्रिएट कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज है, 1 + x - 1 और उसी से रिलेटेड प्लस की जगह अगर आप माइनस करें तो किसके बराबर होगा। इसी तरह -2 के लिए प्लस और माइनस के लिए ये आपके पास है, ये जनरल टर्म आपके पास आ गई। इसी तरह 1 + x³ -3 के लिए और 1 - x³ -3 के लिए। और इसके साथ मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको स्टूडेंट बता देता हूं, वो ये कि अगर आपसे पूछ लिया जाए 8 + 2x⁻³ ये सीरीज कहां पे वैलिड है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि बाइनोमियल सीरीज में पहली टर्म 1 होनी चाहिए, दूसरी <1 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। यहां पे ना तो पहली टर्म 1 है ना दूसरी टर्म <1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको बनाना पड़ेगा बाइनोमियल सीरीज की फॉर्म में। तो आप 8 को कॉमन लिया बाहर, साथ में -3 भी चला गया, तो 1 + 2x/8⁻³ तो ये आपके पास हो गया 8 - 3, ये इससे कैंसिल हो गई। अब आप देखिए ये जो टर्म है ना 1 + 1 में जो ऐड हो रहा है उसको आपने क्या लेना है, उसका मॉड <1 लेना है। तो व्हाट इज दिस, x/4, इसका मॉड आप <1 लें तो ये हो गया x मॉड <4। तो इसको लिखा जा सकता है -4 x <4। तो इस रेंज के अंदर, इस डोमेन के अंदर बेसिकली ये जो सीरीज है ये वैलिड है, इसके बाहर ये सीरीज वैलिड नहीं है। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर एंड दिस इज द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर नंबर 8।